आपका जब रिजल्ट आया कैसा लगा आपको? सर जो रिज़ल्ट आया था वो उस टाइम की जो फीलिंग थी वो एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं जी। कि कितनी थी, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट था इसका वेट मैं पिछले 6 सालों से 7 सालों से कर रहा था। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर बेसिकली राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, उस वहाँ से एक गांव है आकरली बख्शीराम नाम से, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आपने जैसे बताया कि 2021 में आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ये जो इनिशियल स्टार्टिंग होता है ना, और वो कैसे हुआ था आपका? इसका मोटिवेशन सर मेरे एक फैमिली में ही है मेंबर जिजो साहब, उनसे आया था डायरेक्टली मोटिवेशन। तो आप यहाँ पे कब आए दिल्ली में तैयारी करने के लिए? दिल्ली में सर जैसे ही मेरा 2022 का प्रीलिम्स निकला, 2022 प्रीलिम्स के बाद मैं दिल्ली आ गया था शिफ्ट हो गया। आपके लास्ट बार इंटरव्यू जो आपने दिया था कितने मार्क्स आए थे? इस बार मेरे इंटरव्यू में 180। एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए और किस किस क्लास की पढ़नी चाहिए जब तैयारी स्टार्ट करें? तो मैंने 6 क्लास से ये उठाई थी। फिर मॉक्स वगैरह लगाए हो? सर 23 तक 22-23 में खूब लगाए थे मॉक्स। तो आपने ऑप्शन को कैसे प्रिपेयर किया? एक कोचिंग के नोट्स उठाए मैंने। कि करंट अफेयर्स के लिए कोई सोर्स जो आपने फॉलो किया हो? तो मैं इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करता कि एक नोट भी मिलता है, कोई भी आपको जो अच्छी लगती है उठाओ, उसको फॉलो करो, विश्वास रखो कि होगा तो इससे हो जाएगा, नहीं तो फिर किसी से नहीं होगा तो फिर अगले साल और देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं खेतदान चारण सर, जिनका यूपीएससी में 690 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। ये हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं और इन्होंने जो अपना ऑप्शनल रखा है वो हिंदी साहित्य रखा है। इसके पहले इनका ऑप्शनल कोई दूसरा सब्जेक्ट हुआ करता था और इन्होंने एक बार और मेंस लिखा है। सो क्या स्ट्रगल की जर्नी रही है, क्योंकि यूपीएससी में डे बाय डे जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, और जो कि एक गंभीर विषय है हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रेशियो देखा जाए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब सिलेक्शन कम होता है तो एक काफ़ी चिंताजनक बात होती है। सो आज हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए सो दैट कि उनका सिलेक्शन हो, और ओवरऑल रैंक भी बहुत कम आते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के। तो डिटेल में इनसे अच्छे से आज चर्चा करने वाले हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा उनको आप अपने ड्रीम को अचीव करने में, और साथ ही साथ सेग्रीगेट करने में कि क्या एग्जैक्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स करें सो दैट कि उनको सिलेक्शन जल्दी मिल जाए। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका 690 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। थैंक यू सर, इसके लिए आपको। जी, आपका जब रिजल्ट आया कैसा लगा आपको? सर जो रिजल्ट आया था वो उस टाइम की जो फीलिंग थी वो एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं कि कितनी थी, क्योंकि ये जो रिजल्ट था इसका वेट मैं पिछले 6 सालों से 7 सालों से कर रहा था। 2021 में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था, तो तब से एक जर्नी जो स्टार्ट हुई है, उससे पहले 2 साल पहले जो तैयारी स्टार्ट की थी मैंने, तो जर्नी तब से स्टार्ट है। उसका रिजल्ट इस टाइम आया तो आप मतलब मैं नहीं बता सकता कि इसकी फीलिंग मैं किस टाइप से एक्सप्लेन करूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था सर। ओके, मतलब पेरेंट्स या फिर फ्रेंड क्या मतलब वो एट दैट टाइम क्या रिएक्शन था? जैसे आपने किसी को कॉल किया होगा या फिर जब रिजल्ट देखा उस टाइम का मैं पूछना चाहता सर जिस टाइम रिजल्ट आया था तब मैं मेरे रूममेट्स के साथ था। Okay. जयपुर था। हाँ। और दिल्ली में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे तो वो वीडियो कॉल पे थे। हूँ। तो जो रिजल्ट आया है कि नो डाउट जयपुर से पहले, क्योंकि दिल्ली में जो फ्रेंड है वो सारे यूपीएससी के, हाँ। तो वो इस चीज़ में बहुत एक्टिव थे, तो रिजल्ट के टाइम में उनसे वीडियो कॉल पे था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि केडी तुम्हारी 689 रैंक आई है। मैं वीडियो कॉल पे था, 2 दोस्त मेरे पास में थे और 3 दोस्त मेरे से वीडियो कॉल में, तो उन्होंने ही बताया, मैंने पीडीएफ से डायरेक्ट मैंने खुद ने नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि केडी 689 रैंक है। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं मज़े कर रहे हो तुम लोग, तो कि नहीं सच में आया है। एक वेद भाई नाम से है, वो कह रहा है कसम खाई है मैंने, वो झूठ नहीं खाता। तो मैंने कहा हाँ यार फिर आ गई रैंक। मैंने कहा फटाफट मेरे को पीडीएफ भेजो, और इतने में जो दोस्त पास में बैठे थे वो मारने लग गए पहले तो कि रैंक आई है रैंक आई है रैंक आई। मेरे को पहले थोड़ा वो मजाक के मूड में उन्होंने मारा पीटा ऐसे टाइप से, और फिर हम दोस्त आ गए, फिर मिठाई वगैरह बांटने लग गए। फिर मैंने पापा को हाथों हाथ कॉल कर लिया कि पापा रैंक आई है 689, तो पापा ने कहा बढ़िया, और फिर मम्मी को फ़ोन दे दिया, वो खुश हो गए और फिर मम्मी से बात करने लगे। मम्मी ने कहा कि नौकरी लग गई क्या? मैंने कहा हाँ नौकरी लग गई है। तो ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर बेसिकली राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, उस वहाँ से एक गांव है आकरली बख्शीराम नाम से, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके, आपने जैसे बताया कि 2021 में आपने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो कितने टाइम पहले से आप तैयारी कर रहे थे? आपने बताया कि आप 2 ईयर अराउंड
तैयारी करते हो गया था आपको जब आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2021 वाला। तो जो तैयारी स्टार्ट करी थी आपने अपने होम टाउन गाँव में रहकर करी थी, ये जो इनिशियल स्टार्टिंग होता है ना, और वो कैसे हुआ था आपका, या फिर उसके पहले कोई मोटिवेशन रहा होगा कि नहीं आईएएस बनना है ऐसे करके? इसका मोटिवेशन सर मेरे एक फैमिली में ही है मेंबर जीजो साहब, उनसे आया था डायरेक्टली मोटिवेशन। मेरे 12th में 90% थे। ओके। और सब लोग जैसे 90% थे साइंस मैथ में, तो नो डाउट सब कहते हैं कि बीटेक की तरफ जाओ, साइंस है तो बीटेक की तरफ। पर मेरे जो जीजो साहब थे उनका प्रशासन में थोड़ा लगाव था, तो उन्होंने यही कहा था कि अपने पास कि दाल रोटी के, एक कहते हैं ना कि दाल रोटी के पैसे अपने पास है, तो तुम्हें कुछ करना है तो इस सेक्टर में करो। तो फिर मेरा कॉलेज लाइफ से ये हो गया था कि मुझे ये सिविल सर्विस में जाना है। तो मैंने जब कॉलेज चली 2019 में मेरी कॉलेज पूरी हुई, उसके बाद मैं वहीं बैठा हुआ था, थोड़ी बहुत तैयारी करते स्टार्ट हुआ था। 19 से मैंने ठीक से तैयारी करना शुरू की थी। ग्रेजुएशन में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, पर 19 से मैं प्रॉपर लग गया था कि अब मुझे इसमें ही जाना है। तो मैं 2 साल हालांकि मैं एक इंस्टीट्यूट में भी जुड़ा था पहले, वहाँ से मैंने कोचिंग की और फिर धीरे धीरे फाउंडेशन क्लियर होता गया। और फिर उसके बाद से मैंने सारी चीज़ें सेल्फ करना शुरू की। भले 22 का जो ऑप्शनल था सोशियोलॉजी का था, तो वो सेल्फ किया था। इसके बाद अभी चॉइस में जो हिंदी लिटरेचर था, तो इसका भी मैंने सेल्फ किया था। तो वो जो मोटिवेशन था वो घर से मिला था, और बाकी सपोर्ट में तो नो डाउट कि मेरी फैमिली का और मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। ओके। आपके एक अटेम्प्ट में आपने मेंस लिखा है, राइट? और बाकी मतलब ये दूसरे बार में आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। एग्जैक्टली तो ये जो आपकी जर्नी रही है 4 अटेम्प्ट्स की, थोड़ा इसको बताइए कि कैसे अप्स एंड डाउन रहे और कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, क्योंकि कई बार जब एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट नहीं आता है तो काफ़ी अपने ऊपर सेल्फ डाउट भी होता है और लगता है कि तैयारी छोड़ दें या फिर नहीं होगा हमारा सिलेक्शन। सर देखो 2019 तैयारी शुरू की थी और सबका यही लगता है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में करना। 19 में मेरे को बहुत जोश था कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही करूँगा, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में करूँगा। मेरे ठीक परसेंटेज थे काफ़ी, 90 की समथिंग में हर बार रहता था स्कूल में हो या बाद में ग्रेजुएशन में भी मेरे 86% थे। तो मेरे को ये लगता था कि मुझे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में करना है, फ़र्स्ट अटैम्प्ट में करना है। और फिर हिंदी मीडियम से था तो मुझे ये था, तो 21 में जब मैं प्रीलिम्स फेल हुआ था, तो सच में उस दिन मेरे को बहुत दुख हुआ था, उस दिन मैं रोया था। उसके बाद से 21 में जब रोया, उसके बाद ये डिसाइड किया कि अब जिस दिन रोएंगे उस दिन, जिस दिन पास होंगे उस दिन रोएंगे। ये मेरा उस दिन हकीकत में कि गोल था कि अब मैं रोऊंगा नहीं। उसके बाद कभी ऐसे कि एग्ज़ाम में मैं कभी डिप्रेस हुआ नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। 21 में लास्ट था कि थोड़ा सा मुझे दिक्कत आई थी। ओके। आपने अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट किया तो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अटेम्प्ट दिए? सर 21 तक मैंने लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो फिर जो स्टेट के एग्ज़ाम थे मैंने तैयारी नहीं की। एक होता है कि पर्टिकुलर उसी एग्ज़ाम की तैयारी। एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम मेरा नो डाउट कि मैंने हमेशा यूपीएससी सिविल सर्विसेज यही मेरा मेन एग्ज़ाम था। बाकी मैं हाँ जाता कि फॉर्म भर लेता था, एग्ज़ाम देने जाता था और एग्ज़ाम दे के आ जाता। तो हर बार रहता था 2 नंबर 3 नंबर मेरा मैक्सिमम है। ऐसे एग्ज़ाम है 5 8 9 एग्ज़ाम है जिसमें मैं 5 नंबर के नीचे नीचे जिसमें मैं रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सीडीएस से लेके स्टेट तक के 20-21 प्लस है जो ऐसे रहा हूँ मैं, पर उनकी बाद में केयर करना छोड़ दिया मैंने। ओके। आप जैसे नेहरू बिहार में अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपका रूम है ही, तो आप यहाँ पे कब आए दिल्ली में तैयारी करने के लिए? दिल्ली में सर जैसे ही मेरा 2022 का प्रीलिम्स निकला, 2022 प्रीलिम्स के बाद मैं दिल्ली आ गया था, शिफ्ट हो गया था। तो प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी के टाइम मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल नया था उस टाइम के लिए, तो मैंने यहाँ के सोशियोलॉजी के एक नोट्स भी उठाए थे और वो बुक्स भी ली यहाँ से, और फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम आया था। ओके। तो प्रीलिम्स निकलने के बाद जब आप मेंस के लिए आए और सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी आपने यहाँ पे रहकर ही तैयार किया, तो आपको लगता है कि दिल्ली आने के बाद आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है वो सिंपल हुई है, या फिर आप जो प्रीलिम्स निकाल के घर से आए थे वो ज़्यादा बेटर था, या अपने होम टाउन से आए थे? क्योंकि उसके बाद आपने फिर एक प्रीलिम्स दिया जिसमें आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, जो कि मुझे लगता है आप दिल्ली में ही रहे होंगे। जी सर देखो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी दोनों की अलग है। कि मेंस में आपकी जितनी ग्रुप होता है, और क्योंकि मेंस पूरा एनालिटिकल होता है, तो उसमें आपके एक थॉट के साथ और 4 या 5 या 7 लोगों का थॉट प्रोसेस आपके साथ डेवलप होता है, तो वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करता है, आपके लिए पॉजिटिव रहता है रिजल्ट के लिए। तो दिल्ली जब मैं आया था तब दिल्ली ने मेरे को पढ़ाई दी नहीं दी इसका मैं श्योर नहीं कहता हूँ, पर दिल्ली ने मेरे को अच्छे दोस्त दिए, 7-8 ऐसे दोस्त दिए जो मेरे को इस साल सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा है। और मैं 2-3 नाम भी बता सकता हूँ कि उनका योगदान बहुत तेज़ रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है,
कि जीएस में जो स्कोर था वो मेरे उनके बदौलत आया काफ़ी ज़्यादा। तो गर्लफ्रेंड भी मिली इधर? नहीं सर, मैं दिल्ली में ऐसे बिल्कुल जब आता हूँ 4 महीने मैं बहुत सीरियस ढंग से पढ़ाई करने आता हूँ, दोस्तों के साथ रह के पढ़ाई करके फिर मैं अपना काम करके वापस जयपुर शिफ्ट। मतलब 4 महीने के लिए आते हो? सिर्फ जो प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस वाला टाइम होता है हाँ, और इंटरव्यू जो दिया वो? प्रीलिम्स ओके। पास होते ही हाँ। आता हूँ यहाँ पे। हाँ। और मैं उन 3 महीने जो मिलते हैं, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इस बीच में दोस्तों के 7-8 दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के तैयारी करके जो नोट्स है वो शेयर करके अपना काम करके 4 महीने यहाँ रहता हूँ। उसके बाद सेंटर मेरा मेंस का मैं हमेशा जयपुर ही पढ़ता हूँ, तो ओके। फिर वो वहीं से एग्ज़ाम दे के फिर वहीं वापस सेटल हो जाऊँ। ओके, नाइस। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है फिर आपकी। मतलब आप सिर्फ मेंस की तैयारी के लिए आते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं मेंस को लेकर, उनमें आप इनरोल हो जाते होगे इधर आके? सर जो ये दोस्त मिले हैं मेरे को वो उसी एक प्रोग्राम से मिले थे, ओके। तो उस प्रोग्राम को भी थैंक यू है मेरी तरफ से कि मुझे लग रहा है दृष्टि के दोस्त। प्रोग्राम बोल रहे हो आप? हाँ, मैं एक दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम था उसमें ऐड था, ओके। तो वहाँ से मेरे को ग्रुप मिला और फिर उसके बाद से मैं कंटिन्यू। ओके, जैसे हिंदी मीडियम का रिजल्ट की मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, तो डे बाय डे नंबर ऑफ सिलेक्शन कम होता जा रहा है। आपकी जो तैयारी के दौरान, आप भी क्योंकि हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टर्म पे अगर सोचें, आप अपनी पढ़ाई के टर्म पे नहीं मैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम, लेकिन हम टेक्निकली देखें कि नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है हिंदी मीडियम का, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को? सर इसके जो सिलेक्शन की जो वजह है 2-3 वजह है उसके लिए। एक, हमें प्रीलिम्स में ही रोक दिया जाता है, कई बार सी सेट टफ आ जाता है, क्योंकि आप देखें हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से है, कि उनका बीए रहा होता है या तो, या फिर बीए में कुछ ऑनर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी इस टाइप के, तो उनके लिए रीजनिंग और मैथ थोड़ा टफ हो जाता है। जिस साल पैराग्राफ टफ, हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव ही होता है जो स्कोर करते हैं मैक्सिमम, जिस साल कॉम्प्रिहेंसिव टफ आ जाता है उस साल हिंदी मीडियम थोड़ा फंस जाता है, कि हमारा जो मैथ और रीजनिंग हमें थोड़ी टफ लगती है, वो तो हर साल लगती है थोड़ा बहुत, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव भी इस साल मानो जैसे 23 में टफ आ गया तो फिर उस साल हिंदी मीडियम बहुत पीछे रह जाता है, तो एक सी सेट प्रॉब्लम बनती। दूसरा, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा कंटेंट अवेलेबिलिटी है, वो भी एक समस्या बनी हुई है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं, इवन दृष्टि ने भी बहुत अच्छा काम किया है कंटेंट के मामले में, तो कंटेंट तो अब मुझे लग रहा है कि सफिशिएंट अवेलेबल है। कंटेंट वाली बात आप देखो ना कि आजकल इतने सारे गूगल पे ही टूल आ गए हैं कि आप किसी भी कंटेंट को आप इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत बेटर तरीके से। तो मुझे लग रहा है कंटेंट वाला पोर्शन ना होकर कोई और चीज़ें बताओ, मतलब कंटेंट वाला पहले बहुत बोल रहे थे स्टूडेंट्स, तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले 4-5 साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है कंटेंट में, क्योंकि हर टॉपर या फिर हर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा था। सर इसमें जो है कंटेंट की बात कर, कंटेंट अब हमारे पास अवेलेबल होने लगा, आप बता रहे हो तो पर कंटेंट के बाद हमें अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि इस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। ओके। हमारी प्रेजेंटेशन स्किल है वो अभी भी पुरानी है, कंटेंट हम नया ले आए पर प्रेजेंटेशन स्किल अभी भी हमारी वही है, हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हैं, हम हमारी कॉपी में ना तो कोई डायग्राम ला रहे हैं, ना कोई फ्लो चार्ट ला रहे हैं, ना कोई ऐसा जियोग्राफिकल रीजन मैप, इस प्रकार के प्रेजेंट बहुत कम कर रहे हैं। जबकि आजकल देखिए इंग्लिश मीडियम में उनके बहुत एनरिचमेंट प्रोग्राम चलते हैं, एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत चलते हैं उनके, वो नई चीज़ें लाते हैं, वो बहुत एग्जाम्पल ले आते हैं, तो फिर हमारे उनका जो कंपटीशन होता है वो हेल्थी नहीं हो पाता। ओके, तो क्या इसको लेकर मतलब जो मेनली आंसर राइटिंग की समस्या आपको नज़र आ रही है, अभी जो मार्केट में स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं आंसर राइटिंग करवाने वाले, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, आपने भी बहुत सारी जगह ट्राई किया होगा, डेफिनेटली स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन दौरान, तो क्या वो जो आप कमियां कह रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं? आपको क्या लगता है कि इनको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है, या फिर आपने ओवर द पीरियड जो तैयारी करी है, आपने भी एनालिसिस करा होगा कि आंसर जब लिखते हैं तो इस तरीके से अगर उसकी पहले से एक तो तैयारी करी जाए, फिर प्रेजेंटेशन एग्जाम में इस तरीके से करा जाए, इसके बारे में बताएं। सर इसके लिए देखो बेसिक अपन ये कर सकते हैं कि जिस अभी जैसे तैयारी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, माना नया हूँ, मैंने तैयारी शुरू की, अभी 3 महीने में पढ़ने, 3 महीने में प्रॉपर ढंग से किसी चीज़ को पढ़ने में लगाऊँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि 3 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, लंबे टाइम तक चलता जाता है। 3 महीने बाद मैं थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट करता हूँ, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा बढ़ता जाएगा, आप नई स्किल अपने आप सीखते जाते हैं। इसके अलावा दूसरी कि हर काम मैं अकेला नहीं कर सकता, कुछ काम मैं खुद कर लूँगा, कुछ काम है जो मेरे दोस्त कर रहे हैं वो मेरे को नहीं आ रहा, वो मेरे को बता सकते हैं। मैं इसलिए तो आता हूँ मेंस के टाइम यहाँ पे, कि प्रीलिम्स का टाइम होता है जिसमें आप अपना कंटेंट फिक्स कर बैठे हो, आपकी कुछ फिक्स चीज़ें वो आप पढ़ के आओ और उनको आप
उन 2 घंटों में जाके जैसे यूज कर सकते हो, जैसे आपकी स्किल्स है एलिमिनेशन की, वो यूज करो, प्रीलिम्स निकल जाते। मेंस पूरा लिखने पे। तो यहाँ आते हैं इसलिए कि जो मेरे पास चीज़ें हैं वो मैं किसी और को शेयर करूँ, और कोई कई सारे नए मेथड है जो मेरे अलग दोस्तों को आते हैं वो मेरे को शेयर करें। तो कुछ आप किसी में वो ये कि सहकारिता वाला बात है कि कुछ चीज़ें मैं किसी से अडॉप्ट करता हूँ, कोई मेरे से अडॉप्ट ओके, करता है। सो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली काफ़ी कह हाँ सकते हैं इजीली ट्रांसफरेबल हैं, हाँ क्योंकि अब हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट आता है तो एक हम एजप्शन ये लगा सकते हैं कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइज बहुत अच्छे शहर का नहीं होगा, कोई छोटे गांव या कस्बे का होगा। तो कहीं ना कहीं वो स्कूल में नहीं होता है कि टॉपर या जो पढ़ने में अच्छा होता है वो नोट्स भी नहीं किसी को देते हैं अपने, या फिर कोई चीज़ उनसे पूछो तो वो बताते नहीं हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम है क्या? सर देखो, ऐसा प्रॉब्लम पहले थी कि टॉपर्स कॉपी नहीं देते। आजकल टॉपर्स भी हमारे बीच में से ही आते हैं, तो फिर हर जगह आपको देख लो यूट्यूब, अब आप जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है बहुत पॉपुलर है, सब जगह है। जियो ने रिवॉल्यूशन कर दिया डेटा का, जी। वो हर जगह अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता है। तो यूट्यूब से हम देख सकते हैं। इसके अलावा हर चैनल पे टॉपर्स कॉपी डाल रखे हैं। टॉपर्स कॉपी हर जगह है। आज किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करो, हर जगह टॉपर्स की कॉपी मिल जाती है। आप उनको लेके उसमें से आपको लगता है कि ये चीज़ मैं यूज कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं वहाँ यूज कर सकता हूँ, या इस चीज़ को मेरे को ऐसे मॉडिफाई करके मैं काम में ले सकता हूँ, तो उसको आप ले सकते हो उन चीज़ों को। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ओके, अब हम प्रिपरेशन की स्टार्ट की बात करते हैं। तो जैसे कोई स्टूडेंट आता है, तैयारी स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले तो एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर वो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है, कि एक होता है ना कि जब कोई क्राइटेरिया की बात करें, जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वैसे ही हम अगर तैयारी करना कोई स्टूडेंट आता है अब लेकिन उसके मार्क्स कम आते रहे या फिर वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, तो वो एनालिसिस कैसे करना चाहिए कि हाँ वो तैयारी करने के लिए ठीक टाइम पे है, या फिर उसको उसके लिए पहले ये चीज़ें और प्रिपेयर करनी चाहिए? जी सर, जो तैयारी स्टार्ट करने का वही है कि इसके लिए ना तो कोई यूपीएससी ने भी फिक्स परसेंटेज रखे हैं कि आपके 12th या ग्रेजुएशन में इतना ना, तो इसका मतलब है कि कर तैयारी कोई भी शुरू सकता है। दूसरा, यदि मेरा यही है कि यदि कोई तैयारी शुरू करना चाहता है हकीकत में, तो वो पेशेंस एक है जो बहुत ज़्यादा होना चाहिए व्यक्ति में। कि ये एग्ज़ाम वो है कि आप 100 या 200 मीटर की रेस नहीं है कि थोड़े दिन भागोगे जीत जाओगे, ये मैराथन टाइप की रेस है। तो यहाँ पेशेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी देर आप इस मैदान में लंबे समय तक टिक पाओगे। तो एक तो पेशेंस मैं मानता हूँ कि दूसरा आप में हार्ड वर्क होना चाहिए। कि सच में कि खाली पेशेंस से कुछ नहीं होता कि मैं 7 साल बैठा हूँ 8 साल बाद हो जाएगी। पेशेंस के साथ आप हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो नए स्टूडेंट के लिए यही है कि प्लीज़ परसेंटेज को भूलो, आपको कुछ आता है या नहीं आता वो मैटर नहीं करता। यदि आप पेशेंस और हार्ड वर्क ये 2 चीज़ें इस मैदान में लेके आते हो तो फिर आपको नो डाउट की सफलता मिलेगी। और दूसरी बात कि कई बार लोगों को लगता है कि सफलता मिली नहीं, तो एक बहुत अच्छी लाइन है कि यदि पद मिले और प्रतिभा नहीं मिले तो व्यक्ति धृतराष्ट्र बनता है, लेकिन प्रतिभा मिले और पद न मिले तो भी व्यक्ति कर्ण बनता है जो महान था। तो सफलता हो सकता है आपको नहीं मिले, लेकिन आप एक महान कर्ण बन सकते हैं। एनसीईआरटीज़ बोलते हैं कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए और किस किस क्लास की पढ़नी चाहिए जब तैयारी स्टार्ट करें? सर मैंने जब तैयारी शुरू की थी तब मैंने स्टार्ट के जो 6 महीने थे वो एनसीईआरटी को दिए थे। ओके। इसमें एनसीईआरटी में जब मेरा ऐसा था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरे को हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे वो बहुत कम आते थे। तो मैंने 6 क्लास से ये उठाई थी। और उस टाइम मैंने ये अच्छा किया था कि जो एनसीईआरटी थी उनका सारांश था, मैंने एक बार 2 बार पढ़ी एनसीईआरटी। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया खुद के नोट्स बनाता गया। तो फिर मैंने 2 बार पढ़ने के बाद अब मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता। मैंने लास्ट 2022 के प्री टाइम पढ़ी थी कि, और उसके बाद अब मैंने खुद की जो एक नोट्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी को पूरा जो मेरे खुद पहले मैंने खुद के पढ़े थे उसके बाद उसको नोट्स में एनसीईआरटी के जो पॉइंट थे उनको ऐड ऑन कर दिया। तो फिर अब नहीं पढ़नी पड़ती। हाँ, अभी भी मैं कुछ ऐसे एनसीईआरटी की बुक है जो जियोग्राफी की है, तो 11th-12th की जियोग्राफी है वो अभी भी पढ़ता हूँ कि वो हेल्प देती है। और हिस्ट्री में कुछ ऐसे अभी नए कुछ आ जाते हैं तो कीवर्ड्स वगैरह है, तो वो मैं अभी भी एनसीईआरटी का यूज करता हूँ। जैसे आपने बताया था कि प्री और मेंस की स्ट्रेटजी या फिर अप्रोच काफ़ी अलग है ना? तो अब जो तैयारी स्टार्ट करें एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स या फिर स्टैंडर्ड जो रिसोर्सेज हैं उस पर फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? प्री मेंस की साथ में करना चाहिए तैयारी या फिर अलग अलग करनी चाहिए? जैसे भी करनी होती है आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं विथ रिसोर्सेज। यस सर,
देखो प्रीलिम्स और मेंस की स्टार्ट में जब नया कोई कर रहा है तो तैयारी साथ में करनी चाहिए नए के लिए। आप नए हो तो दोनों साथ में करो, क्योंकि दोनों अलग होती नहीं है। उसके बाद जब लगता है कि आपको दोनों, मेरे को बेसिक तैयार हो चुके हैं, बेसिक के बाद अब आपको लगता है कि प्रीलिम्स में 2 या 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने जब बचे हो तब आप प्रीलिम्स सेंट्रिक हो जाओ, ओरिएंटेड हो जाओ कि अब मेरे को सिर्फ प्रीलिम्स की करनी है। उसके लिए आपके खुद के नोट्स, जो भी आप पिछले 1 डेढ़ साल से जो भी तैयारी कर रहे हो वो खुद के नोट्स। उसके अलावा आप कोई रेफरेंस बुक उठाना चाहते हो तो जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी है वो। उसके बाद हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़िए, और एंशंट हिस्ट्री के जो नोट्स थे मैंने एनसीईआरटी के से खुद ने बनाए थे, तो वो मेरे लिए थे, तो मैंने उसके लिए कोई रेफरेंस बुक उठाई नहीं है। इकोनॉमी के थे तो इकोनॉमी के बेसिक नोट्स जो मैं 1 डेढ़ साल पढ़ा वो उठाए। उसके अलावा मैं इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ता हूँ हर साल, और इकोनॉमिक सर्वे से मैं कीवर्ड्स या जो नए नए वर्ड्स आते हैं, क्योंकि कई यूपीएससी है जो उनका भी बेसिक बना के उन्हीं वर्ड्स का यूज़ लेके उन्हीं की से क्वेश्चन उठाती है, तो मैं उन वर्ड्सों से इतना फेमिलियर हो जाता हूँ कि हाँ उनको कैसे यूज़ करना है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो मेरे से हो जाते हैं। तो मैं इकोनॉमिक सर्वे प्लस खुद के नोट्स जो 1 डेढ़ साल पढ़े, अखबार से बनाए, कुछ एनसीईआरटी से बने, तो वो यूज़ करता हूँ। और इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट और साइंस टेक 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर्स और अप्लाइड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसके लिए आप नॉर्मल में कि एक जिसको कहते हैं स्ट्रेस से बाहर, तनाव से बाहर आके देखते हैं तो वो चीज़ें आपको सिंपल लगती है। यदि एग्ज़ाम में प्रेशर है, इतना हैंडल नहीं हो पाता है, तब वो चीज़ें हार्ड लगने लगती है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, इसके लिए यही है कि आप बेसिकली जितना करंट अफेयर्स तैयार करके जाते हो, करंट अफेयर्स के बाद जितना आप पेपर में वो जो 2 घंटे होते हैं वहाँ जितनी शांत रह के, जितना मतलब एक तरीके से ब्रॉड व्यू देखते हुए खुद को आराम से बैठा के करते हो तो वो हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं आता कि बहुत हार्ड आए हो या कंसेप्ट, वो सिंपल कंसेप्ट बेस्ड आते हैं या थॉट प्रोसेस के आते ओके, और जो प्रीलिम्स की अप्रोच है वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने की किस तरीके की रहती थी, और आपने 4 अटैम्प्ट दिए तो कितने टारगेट करके जाते थे क्वेश्चंस, या फिर कितने आइडियली अटैम्प्ट करने चाहिए, और क्या अटैम्प्ट करने का तरीका रहता है एग्ज़ाम के दौरान? मेरी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स को लेके ये थी कि एक्यूरेसी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कि मेरे को ये क्लियर पता है कि मैं 70-75 क्वेश्चन पे मैं पास होना थोड़ा मुश्किल है मेरा, क्योंकि मेरे को पता है एग्ज़ाम में मेरे 30 या 35 होते हैं जिस पे मैं श्योर होता हूँ कि ये 30 क्वेश्चन है जो मेरे सही है। उसके अलावा किसी में 50-50, किसी में 60-40, 70-30 ऐसा रेशियो रहता है कि ये 70% सी हो सकता है, 30% डी हो सकता है। तो ऐसा रेशियो होता है। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ 90+, लगभग मैंने 4 अटैम्प्ट में 90+ का ही अटेंड किया है। किसी में 93, किसी में 96 है, एक में तो 97 भी है। तो ये रहता है कि मैं 90+ लगभग लगभग पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो ओके, एलिमिनेट कैसे किया जाता है एग्जैक्टली थोड़ा सा ये बताएं। एलिमिनेशन की देखो बहुत सारे ट्रिक हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग रहती है एलिमिनेशन की। किसी में कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज हो जाता है, कोई PYQ है, PYQ देखते हैं तो एक ट्रेंड पता चल जाता है कि PYQ में कई बार ये होता है कि डेटा मैक्सिमम यूपीएससी वो डेटा बहुत गलत देती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, या एक्सट्रीम वर्ड बता दिया। कई बार होती है एक समिति के क्वेश्चन आते हैं तो वो समितियों के नाम अमूमन गलत देती है, समिति या संस्था के नाम, तो वो गलत देती है। तो उसी ट्रेंड को जैसे जैसे PYQ करते जा रहे हैं हम, तो PYQ से ये चीज़ें, एलिमिनेशन PYQ से ही निकलते हैं। तो PYQ से ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो यूज किए हैं, और उससे ओके, यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो PYQs हैं, जब अटैम्प्ट दे रहा है कैंडिडेट, कितने एटलीस्ट ईयर के उसको लगाने चाहिए? उसको अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि 15 से के बाद के तो सबको लगा ही लेना चाहिए, 15-16 से ये लगा लेना चाहिए। कोई ज़्यादा ही मेहनती है और उसको लगता है कि मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो लास्ट 8 या 9, 2008 या 9 के बाद से यहाँ तक लगा ले। उससे ज़्यादा नीचे जाना भी ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो फिर वो बाकी 8-9 के बाद लगा सकते। अच्छा, जब आप ये PYQ लगाते हो तो जैसे कुछ क्वेश्चंस करंट बेस्ड भी होते हैं, तो वो कैसे पहचानते हैं कि भाई ये करंट बेस्ड है और ये आज से 10 साल पहले का करंट इसमें पूछा गया? मान लो लेट्स से 10 साल पहले का PYQ लगाते हैं तो वो तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। देन ओवरऑल अगर स्कोर देखें तो वो मुझे लगता है PYQ जब अटैम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा कम आ सकता है, तो वो चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखो सर, कि आपने बताया कि आपको जब ये चीज़ पता है कि वो करंट के क्वेश्चन है और वो नहीं होंगे, तो इसमें ये है कि बस इस बात को ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा स्कोर कम आया। बात PYQ से स्कोर की नहीं होती कि PYQ में, जैसे 2017 के PYQ मान लिया मैंने
90 स्कोर किया, पर वो 90 अब मतलब के नहीं है कि 90 स्कोर के नहीं, मैंने उसमें से पेपर में से क्या निकाला चीज़ें जो अब मैं बता रहा था कि एलिमिनेशन की चीज़ें। अब मुझे वहाँ से एक ट्रेंड पता चला है कि सच में 2017 में जो ये क्वेश्चन थे, यहाँ पे उन क्वेश्चनों में डेटा गलत था, उन क्वेश्चनों में समितियाँ गलत थी, उन जगह पे एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किए थे। मतलब एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो आपको कहाँ कहाँ घुमाने की कोशिश करता है। मैं बेसिकली PYQ से मतलब यही है कि वो आपको कहाँ घुमा रहा है, वो कहाँ आपसे गलतियाँ करवा रहा है। उन स्पोर्ट को पहचान करो कि ये मेरे से यहाँ गलती करवा रहा है वो, और वो उसके लिए अभी जैसे जब 25 में एग्ज़ाम दोगे तो उन चीज़ों के लिए तैयार हो। वो चीज़ जैसे दिखे आपको कि हाँ वो 2017 के उस क्वेश्चन में ये गलती करवा रहा था, 25 में भी ऐसा ही कुछ ये कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो चीज़ बेनिफिट है वो PYQ से आएगा। ओके, मॉक्स वगैरह लगाए और सर 23 तक, 22-23 में खूब लगाए थे मॉक। अब वो हैबिट हो चुकी है कि अब पता लगने लग जाता है थोड़ा बहुत कि ये होता है, तो 24 में मैंने 4-5 प्रीलिम्स के टेस्ट दिए थे। ओके, मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही आपने बता दिया था। मेंस का जब एग्ज़ाम जाते हैं तो क्या आपने कोई पेपर में कोई क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरी रूप से पूरा हल ना कर पाया या फिर छूटा हो, और अटेम्प्ट करने का क्या प्रोसीजर रहता था, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम भी लगातार होते हैं। तो मेंस में सर देखो, ऐसे में आपके पास बहुत टाइम रहता है, तो ऐसे का पेपर होता है उसमें आप आराम से टाइम लेके पीछे रफ वर्क भी करके जो कोटेशन यूज़ करने हैं, एग्जांपल यूज़ करने हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। पीछे टाइम टाइम पड़ा रहता है तो आप फ्रेम कर सकते हो कि ये स्टोरी लिखूंगा उसके बाद ये कोटेशन आ जाएगा, तो उसमें कोई टाइम का इशू नहीं रहता। उसके बाद जो GS के पेपर होते हैं, मेन टाइम का इशू वहीं रहता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि सबसे पहले मैं 11वां क्वेश्चन करता था शुरू, और 11 से 20 तक के जो 15-15 नंबर के होते हैं वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उसमें स्कोरिंग होता है, तो वो मैं बहुत अच्छे से करता था। तो 11 से 20 तक मैं बहुत अच्छे से पेपर पूरा करता था। उसके बाद ये रहता था कि 1 घंटे 40 मिनट में मेरे को ये 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो मैं इसमें 5 मिनट लेट हो जाता था। पर ये था कि इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि अब मेरे को पता था कि 1 घंटा भी बच जाता है तो उसमें मैं कर लूँगा। तो फिर उसके बाद ये 20 तक करके फिर 1 से 7 तक मैं बहुत अच्छे से ढंगे, फिर पीछे जो 3 क्वेश्चन बचते उसके लिए कभी मिलते थे 12 मिनट, कभी मिलते थे 10 मिनट। तो और वो क्वेश्चन के लिए हम फिक्स, हमारे मटेरियल भी तैयार था कि ये 3 क्वेश्चन है, और फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक याद करके मतलब एज इट इज़ रट रखा है, और उनको फिर बाद में जाके लिख देना है। तो मतलब 3 ढंग से अटेंड नहीं होते थे, बाकी 17 को एकदम ढंग से अटेंड करके आते। ओके, आपने एक बार और मेंस दिया था, उस बार वाले मेंस में किस पेपर में क्या मार्क्स थे, या फिर आपने क्या एनालाइज किया सो दैट कि इस बार इम्प्रूव करे होंगे आपने मार्क्स और आपको रैंक मिला। जो 2022 में मैंने पेपर दिया था उसमें एक तो मेरे मार्क्स कम थे, एक GS3 में थे, उसमें मेरे सिर्फ 49 मार्क्स ही थे। और ओके। एक जो था वो मेरा ऑप्शनल का प्रॉब्लम था, मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया था, सोशियोलॉजी वो भी हिंदी मीडियम से था, तो उसमें भी मेरे 220 नंबर ही थे। तो ये 2 वजह थी जो मेरे को मेंस पे इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था। इसलिए फिर आपने ऑप्शनल फिर चेंज इस बार मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया, और इस बार मेरे ऑप्शनल में ठीक नंबर थे। कितने नंबर हैं आपके? इस बार मेरे 262 नंबर है। 262 नंबर हैं। तो आपने ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया? हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए एक तो दोस्त नो डाउट बहुत हेल्प की इन्होंने, दूसरी बात एक कोचिंग के नोट्स उठाए मैंने, और जब प्रीलिम्स पास हुआ तब मैं फ्रेंड्स को कह के कि मेरे को 2 महीने इसको तैयार करने में लगेंगे, कि मेरे लिए वो तब भी हिंदी लिटरेचर भी इस बार भी नया था, तो मेरे को था कि 2 महीने मेरे को इसमें लग जाएंगे। आप GS का मटेरियल तैयार रखना, मैं पीछे 1 महीने में GS कर लूँगा, क्योंकि GS में पिछले लंबे टाइम से पढ़ रहा था, तो 1 महीने में मैं तैयार कर लूँगा, ठीक ठाक ही हो जाएगा काम अपना। तो ऑप्शनल के लिए मैंने यही कि नोट्स उठाए और उसमें से पढ़ता गया, और ख़ुद का कंटेंट निकाल लिया मैंने। पूरे नोट्स नहीं पढ़े कि मुझे सब कुछ याद करना है, मुझे फिक्स याद करने थे। मैंने कबीरदास जी के 30 जो कोटेशन थे, श्लोक थे, वो याद कर लिए। ऐसे सभी जो कहानीकार है, लेखक है, उनके बारे में जो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनकी प्रशंसा में या उनकी आलोचना में जो जो लाइनें कही गई है, बड़े जो शुक्ला जी है जिन्होंने, कोई भी थिंकर ने जो कहा है, उनकी लाइनें फ़िक्स कर ली, मेरा कंटेंट मैंने फ़िक्स कर लिया उन नोट्स में से। फिर मैं उसी को पढ़ता गया, उसी को यूज़ करने का सीखता गया कि मेरे को ये यूज़ करना ठीक आता है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन। तो उनको एक ही श्लोक को मैं 5 से 7 जगह कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक वे में मैंने थोड़ा हिंदी साहित्य को पढ़ा था, तो इस बार मार्क्स ठीक है। ओके, राइट। ऑल्दो आपने नोट्स बनाने के बारे में बताया बीच बीच में, जैसे नोट्स आपने क्या बल्कि बनाए, या कितने, मतलब एक सब्जेक्ट का कितने पेज के या फिर कितने लेंथ या शॉर्ट नोट्स बना दीजिए? मैंने हिंदी साहित्य को ऑल ओवर
80 पेज के समथिंग, 80 पेज में पूरे नोट्स बना लिए थे मैंने हर जो कि मुझे लग रहा है रिवीजन शायद आप एक दिन बैठोगे तो हाँ कर सकते हो। अब ये कंडीशन है कि 2 या 3 दिन में हो सकता है कि ओके, तो कुछ इस तरीके से रहता है। तो रिवीजन के लिए आपने सारे नोट्स का ही यूज़ किया है या फिर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को भी फिर से पलट नहीं, है? मैंने एक ही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इस बार बिल्कुल भी। प्रीलिम्स के बाद आप ऑप्शनल उठाते हो तो टाइम नहीं बचता, तो फिर एक ही नोट्स उठाए मैंने, उनमें से मेरे खुद के नोट्स लिए बनाए, उन्हीं नोट्सों को यूज करके मेरे खुद के बनाए, जिसको रिवीजन नोट्स कह सकते हैं अपन, वो बनाए 80 पेज में। और फिर ये करने में मेरे को 1.5 महीने लगा था पूरा, और फिर 15 दिन में मैंने इनको बाद में फिर वहीं यूज करता गया। ओके, करंट अफेयर्स के लिए कोई सोर्स जो आपने फॉलो किया हो या फिर स्टूडेंट्स को करना चाहिए? करंट अफेयर के लिए देखो सब जगह आपको मिल जाता है आराम से। अब हर कोई कोचिंग है, हर कोई जो है वो आपके लिए मेहनत करता है। हम देखो, एक तो हम न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के निकालते हैं चीज़ें, न्यूज़पेपर पढ़े हैं अच्छी बात है, अपन हैबिट अच्छी है, पर अपने लिए कोई और काम आसान करके दे रहा है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो करंट अफेयर की मैगजीनें निकाल रही है, वो अपने लिए ही निकालती है कि हम उनको पढ़ लें। तो फिर मेरा यही नॉर्मल रहता है कि इन झंझटों में न फंसें, कि पहले खुद मेहनत करो, 3 घंटे अखबार पढ़ो, फिर उसमें से निकालो। और फिर अभी अपने पास इतना भी पोटेंशियल नहीं है कि अपन रियल में जो चीज़ अपने को चाहिए होती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो अपने से मिस हो भी जाती है। तो मैं इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करता कि एक मैगजीन उठाओ, कोई भी आपको जो अच्छी लगती है उठाओ, उसको फॉलो करो, विश्वास रखो कि होगा तो इससे हो जाएगा, नहीं तो फिर किसी से नहीं होगा तो फिर अगले साल और देंगे। राइट। तो आपके लास्ट बार इंटरव्यू जो आपने दिया था कितने मार्क्स आए थे? इस बार मेरे इंटरव्यू में 180 मार्क्स।